हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और भी मेरी वीडियो इसकी पड़ी हुई है अभिव्यक्ति और माध्यम की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के एमसीक्यू। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। संचार के किस माध्यमों में दृश्यों का महत्व अधिक होता है? समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविज़न में या फिर इंटरनेट में? तो इसका आंसर होगा टेलीविज़न में, क्योंकि उसी के रूप में हम दृश्य को इन चारों में से देखते हैं। विकल्प ग सही है। अब व्याख्या में अगर इसे पढ़ें, क्योंकि लिखने के लिए भी आ जाता है, तो संचार के माध्यमों में दृश्यों का महत्व टेलीविज़न में अधिक होता है, क्योंकि टेलीविज़न ऐसा माध्यम है जो घर घर उपलब्ध है। उसमें आवाज़ के साथ साथ चित्र को भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? 3 में, 4 में, 2 में या 5 में? तो 3 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो 3 में बांटा जाता है। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र या इंटरनेट? तो इंटरनेट सर्वाधिक हमारा खर्चीला माध्यम है, जनसंचार माध्यम के रूप में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभागी पत्रकार को क्या कहा जाता है? फ्रीलांसर या पूर्णकालीन? देखो इसमें ध्यान रखना, नियमित दे रखा है वेतनभोगी। अंशकालीन या स्तंभ लेखन? तो इसमें पूर्णकालीन, पूरे रूप से का पूर्णकालीन का मतलब ही हुआ, पूर्ण यानी पूरा, कालीन यानी काल में, समय में जो काम करता रहता है। आंसर उसका ख होगा। इनमें समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है? फीचर को, संपादक के नाम पत्र, संपादकीय या अल्पकालीन? तो इसमें दे रखा है समाचार पत्र की आवाज़ संपादक को, संपादकीय को माना जाता है। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? काव्यात्मक, कथ्यात्मक, वक्तव्यात्मक या रूपात्मक? तो इसमें कथात्मक, काव्यात्मक ना होकर, वक्तात्मक ना होकर, रूपात्मक ना होकर, ये इसमें कथात्मक होती है फीचर लेखन में। अब इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी की गई है। कभी कभी क्वेश्चन जो हमारे 2 मार्क का या 1 मार्क का आ जाता है वो इस तरह से होगा। फीचर लेखन किसी घटना का सजीव चित्रण करता है। वह अतीत में बीती घटना को कथात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये आप इसकी एक पॉइंट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? तो माध्यम में लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? माध्यमों को, लेखकों को, जनता को या फिर बाजार को? तो जनता को हमेशा ध्यान में रखकर ही लेखन करना चाहिए। आंसर होगा इसका ग। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अखबार, रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा? तो अखबार सबसे पुराना माध्यम है, इसका ध्यान रखना। नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? इंटरनेट से, टेलीविज़न से, रेडियो से या सिनेमा से? तो टेलीविज़न से। आंसर होगा खा। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, टीवी में सिर्फ वाइट वॉइस ओवर ही नहीं होते, अपितु और भी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ कहते हैं, जिसमें खबर का मिजाज बनता है। इसीलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ दी जाती है। तो इसको ध्यान रखना है। हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? भास्कर से, जागरण से, वेब दुनिया से या प्रभा साक्षी से? तो वेब दुनिया से हमारे नेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ है। समाचार लेखन में कितने प्रकार होते हैं? समाचार में 4 प्रकार होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं या 3 होते हैं? तो समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। आंसर ग है। समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं।
जिसे हम कारक ककार भी बोलते हैं। तो 6 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो यहाँ पर जो प्रकार दे रखा है, यहाँ ककार भी आ सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ककार ही आना चाहिए था वैसे। अमीरों की पार्टियों, फिल्म के गपशप, सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं? फ्लैश, अंशकालीन, पेज 3 या ब्रेकिंग न्यूज़। तो पेज 3 पत्रकारिता उसे हम कहते हैं। फैशन या ब्रेकिंग न्यूज़ द्वारा कोई विशेष समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, तथा अंशकालीन पत्रकारिता में किसी भी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है। पेज 3 का अर्थ होता है फैशन, अमीर पार्टी, फिल्मी गपशप, सनसनी फैलाने वाली खबरें, ये इसके अंतर्गत आता है। तो इन तीनों के बारे में बता दिया है। तुरंत घटी घटना की सूची देने वाले पत्रकारिता कहलाती है। पेज 3 अंशकालीन, फैशन या खोजी। तो तुरंत घटी घटना, फैशन नहीं, ये फ्लैश है। तुरंत घटी घटना की सूचना देने वाली पत्रकारिता कहलाती है। पेज 3 फ्लैश, अंशकालीन या खोजी। तो फ्लैश पत्रकारिता इसमें कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी का समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण या ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर होगा, आंसर होगा ग। संपादक का दायित्व है खबरों को ठीक करना, खबरों को एकत्र करना, खबरों को छापना है, या इनमें से कोई नहीं। तो खबरों को ठीक करना उनका दायित्व होता है, तभी समाचार पत्र में वो आया जाता है। कुछ अल्प समय के लिए किसी समाचार संगठन में कार्य करने वाले पत्रकारिता कहलाती है। पेज 3 पीत पत्रकारिता, अंशकालीन पत्रकारिता, ये सभी। अब दे रखा है कि अल्प समय, अल्प है थोड़े समय के लिए, तो अंश मतलब थोड़े समय के लिए होता है, अंशकालीन पत्रकारिता कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा पहले हम इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। अंशकालीन पत्रकारिता में पत्रकार निश्चित मानदेय के आधार पर किसी समाचार संगठन के लिए कार्य करता है, जबकि पीत पत्रकारिता पेज 3 का ही दूसरा नाम है। इसमें सनसनीखेज और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, ब्लैकमेलिंग आदि के विचारों से प्रकाशित समाचार होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? तो लोक संविधान को, विधायिका को, न्यायपालिका को, या प्रेस मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। अब इसका थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। प्रेस मीडिया द्वारा जनता को निरंतर जागरूक करने और शासन की कमियों को उजागर करने के कारण यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। नेक्स्ट है, संपादक का सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरता, निष्पक्षता, या ये सभी। तो ये सभी हैं। अब इसका भी हम व्याख्या देखते हैं। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरता, निष्पक्षता, संतुलन व स्रोतों आदि सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मनोरंजन के लिए लिखा जाने वाला सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेख क्या कहलाता है? फीचर, पेज 3 आलेख, या फिर अंशकालीन। तो फीचर कहलाता है। मनोरंजन के लिए लिखा जाने वाला सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ यानी अपने द्वारा लिखा हुआ लेखन फीचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोकतंत्र में जनसंचार का कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, या ये सभी। ये सभी इसमें आते हैं। वो सूचना भी देते हैं, शिक्षित भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, ये सभी इसके आंसर होंगे। समाचार माध्यमों के लिए पत्रकारों द्वारा किए गए लेखन कहलाते हैं साहित्य लेखन, पत्रकारीय लेखन, विज्ञापन लेखन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पत्रकारीय लेखन कहलाते हैं, जो समाचार माध्यमों के लिए पत्रकारों द्वारा किए गया लेखन पत्रकारीय लेखन कहलाता है। पीत पत्रकारिता का दूसरा नाम क्या है? अंशकालीन पत्रकारिता पेज 3,
खोजी या एडवोकेसी। तो पीत पत्रकारिता का दूसरा नाम पेज 3 पत्रकारिता है। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों की भाषा की विशेषता है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग, या लिखित भाषा का विस्तार, या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पहले व्याख्या देख लेते हैं। मुद्रित माध्यमों में प्रिंट माध्यम भी कहते हैं। तो जैसे आपसे अभी पूछ लिया, पेज 3 को पीत पत्रकारिता भी बोलते हैं, वैसे ही मुद्रित माध्यम को प्रिंट माध्यम भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रकारिता एवं पुस्तकें आदि आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता की क्या वजह है। पत्रकारिता का तीव्रगामी माध्यम, तत्काल ऑपरेशन की सुविधा, तकनीकी के साथ सामंजस्य, या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी इसका आंसर है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। इंटरनेट पर समाचार पढ़ने, सुनने और देखने की सुविधा उपलब्ध होती है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता एवं वेब पत्रकारिता आदि के नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड कर भ्रष्टाचार को उजागर करना क्या कहलाता है। ब्रेकिंग न्यूज़, वॉइस ओवर, या स्ट्रिंग ऑपरेशन, या ये सभी। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन कहलाता है, जिसमें हम चुपचाप से कार्य करते हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। ब्रेकिंग न्यूज़ द्वारा कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, जबकि स्ट्रिंग ऑपरेशन में छिपे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड कर किसी भ्रष्टाचार को सबके सामने लाया जाता है। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाने का क्या जरिया कौन सा है। तो समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, या ये सभी। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर मौजूद हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कौन सी है। हिंदी सराय, वागर्थ, कादम्बनी, या ये सभी। तो ये सभी हैं जो कि हिंदी इंटरनेट पर मौजूद हैं, हिंदी साहित्य की पत्रकारिता। ये नाम इनको लर्न कर लेना। समेकित माध्यम किसे कहते हैं। इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, या ये सभी। तो इसमें इंटरनेट को समेकित माध्यम कहते हैं। और क्यों कहते हैं देख लेते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, यानी सुनने वाला माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। तथा टेलीविज़न देखने व सुनने का माध्यम है। इसमें इंटरनेट दृश्य श्रव्य माध्यमों के साथ साथ दर्शकों को अंतर्क्रिया करने का विकल्प भी देता है। अतः इंटरनेट समेकित माध्यम कहलाता है, ये कहते हैं। गतिमान दृश्यों के पीछे से आ रही आवाज़ क्या कहलाती है। एडवोकेसी, वॉइस ओवर, या वॉच डॉग, या वैकल्पिक। तो वॉइस ओवर कहलाती है। जो गतिमान दृश्य होते हैं उनके पीछे से जो आवाज़ आती है वो वॉइस ओवर कहलाती है। आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। इंटरनेट पर समाचारों का प्रसारण, टेलीविज़न पर समाचारों का प्रसारण, रेडियो पर समाचारों का प्रसारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट पत्रकारिता इंटरनेट पर समाचारों का प्रसारण कहलाती है। आंसर होगा का। समाचार लेखन के संदर्भ में ककार नहीं है। क्या, कैसे, कब, किसे। तो किसे ककार नहीं है। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार का मुख्य माध्यम कौन सा है। समाचार पत्र, इंटरनेट, रेडियो, ये सभी। तो जनसंचार का ये सभी काम करते हैं। आंसर होगा घ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार आदि क्षेत्रों से संबंधित लेखन क्या कहलाता है। तो उन्होंने क्या पूछा है, खेल, अर्थ, व्यापार आदि जो क्षेत्र होते हैं। विशेष लेखन, वैकल्पिक लेखन, या कार्टोग्राफी, या उपयुक्त सभी। तो विशेष लेखन कहलाता है। आंसर होगा का। अब इसकी व्याख्या ये है, समाचारों के अलावा खेल, अर्थ,
व्यापार, सिनेमा आदि मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों के विषय से संबंधित खेल, विषय से संबंधित लेखन विशेष लेखन कहलाता है। नेक्स्ट है, संवाददाताओं के मध्य उनकी रुचि व जानकारी के आधार पर किया गया कार्य विभाजन क्या कहलाता है? पीठ, बीट, वॉचडॉग या इनमें से कोई नहीं? तो बीट कहलाता है। बीट की परिभाषा कई बार पूछी भी जाती है। तो संवाददाताओं के मध्य उनकी रुचि और जानकारी के आधार पर किया गया कार्य विभाजन बीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं। विभिन्न सरकारी कामकाजों पर नज़र रखने वालों को वॉचडॉग तथा सनसनीखेज, ये ध्यान रखना, वॉचडॉग उसे कहते हैं जो सरकारी कामों पर नज़र रखते हैं। सनसनीखेज तथा अपराध की जगत से जुड़ी पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मुद्रित तकनीकी के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? मुद्रण तकनीक की। कॉफी अन्नान को, जॉन एडमिन को, अब्राहम गुटेनबर्ग को या जोनिस गुटेनबर्ग को? तो जोनिस गुटेनबर्ग को जाता है। वैसे गुटेनबर्ग भी कई बार आ जाता है बस खाली, तो जोनिस होगा। और इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए अब्राहम दे दिया है, जोनिस दे दिया, तो जोनिस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, घटना स्थल से फ़ोन करके किसी घटना की सूचना देना कौन सी पत्रकारिता है? वॉइस ओवर, फ़ोन इन, इंटरनेट, रेडियो। फ़ोन इन पत्रकारिता। एंकर द्वारा रेडियो से फ़ोन पर बात कर सूचना दर्शकों तक पहुंचाना फ़ोन इन पत्रकारिता कहलाती है। समाचारों का स्रोत है व्यक्तिगत संवाददाताओं द्वारा, समाचार ब्यूरो द्वारा, समाचार प्रदाता एजेंसी द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी, ये स्रोत सभी हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों माना जाता है? जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है, सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। का और खा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो का और खा दोनों ही रोल होते हैं, एक दूसरे की बीच की कड़ी बनती है ये। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया के अन्य तीन स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका पर नज़र रखने का कार्य करती है। सरकार के कामकाज पर निगाह रख उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना क्या कहलाता है? एंकर बाइट कहलाता है, फ्रीलांस कहलाते हैं, वॉचडॉग कहलाती है, बीट कहलाता है। तो वॉचडॉग, क्योंकि मतलब ध्यान रखना, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई थी कि सरकार के कामकाजों पर निगाह रख उसकी गड़बड़ी का पर्दाफाश कराना क्या कहलाता है? वॉचडॉग आपका पत्रकारिता कहलाती है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब मीडिया सरकार के काम काज पर निगाह रख कर होने वाली गड़बड़ी या पर्दाफाश कर जनता के समक्ष लाती है, तो ऐसे पत्रकारिता को वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? उद्दंड मार्दंड, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, इनमें से कोई नहीं। उद्दंड मार्दंड। घटनास्थल के प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को कहते हैं फ़ोन इन कहते हैं, वॉइस ओवर कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं, या फ्लोरेंस कहते हैं, फ्रीलांसर कहते हैं। तो जो घटनास्थल प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को हम कहते हैं एंकर बाइट। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंकर बाइट रिपोर्टर से फ़ोन पर बात कर सूचना दर्शकों तक पहुंचाना फ़ोन इन कहलाता है, जबकि घटना स्थल से प्रत्यक्ष दर्शकों से सीधे बात करना एंकर बाइट कहलाता है। इनकी डेफिनेशन में ये अंतर है। भुगतान के आधार पर काम करने वाले पत्रकार कहलाते हैं फ्रीलांस, वॉचडॉग, बीट या संपादक। तो फ्रीलांस जो भुगतान कर देते हैं और उसके अनुसार काम, मतलब एक काम दे दिया, उसका भुगतान कर दिया, फिर कहीं दूसरी जगह फिर दूसरा काम दे दिया, वो वाली बात होती है। समाचार के प्रारंभिक अंश को क्या कहते हैं? एंट्रो, बॉडी, ककार या ये सभी?
तो एंटर होना, ठीक है। समाचार के विस्तृत तत्वों को घटते क्रम में लिखना बॉडी कहलाता है। समाचार का प्रारंभ भाग एंट्रो मुखड़ा कहलाता है, जिसे एंट्रो या मुखड़ा भी कहते हैं। इसे उल्टा पिरामिड शैली भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रिंट मीडिया का माध्यम है टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा या समाचार पत्र। तो समाचार पत्र। प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। वास्तव में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण के आविष्कार से हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1934 में, 1935 में, 1936 में, 1937 में। तो 1936 में हुई थी। सन 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्थिनी ने ध्वनि व तरंगों के माध्यम से रेडियो का आविष्कार किया। भारत ने 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था तथा सन 1936 में विधिवत रूप से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। ऑल इंडिया रेडियो वर्तमान में किस संस्था के अंतर्गत है? प्रसार भारती, भारतीय टेलीकॉम, डीडी नेशनल या ये सभी। तो ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के अंतर्गत है। आंसर होगा का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1997 में आकाशवाणी को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम से स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया था। अब नेक्स्ट है, भारत का पहला समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ? दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में या कलकत्ता में? तो कलकत्ता में। भारत का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कलकत्ता से प्रसारित हुआ। कार्टून द्वारा सरकार तथा तत्कालीन व्यवस्था पर व्यंग करना कहलाता है। फोटोकॉन कोना या फिर कार्टून कोना या कार्टोग्राफ कोना या ये सभी। तो कार्टून कोना कहलाता है कार्टून द्वारा सरकार तथा तत्कालीन व्यवस्था पर व्यंग करना। पत्रकार के प्रकार पूर्णकालीन, अंशकालीन, फ्रीलांस या ये सभी। तो ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? विश्वसनीयता, जनचेतना, जिज्ञासा या ये सभी। तो जिज्ञासा। पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। जनता को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वो कामयाब होती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति रखना मानव का सरल सहज स्वभाव है तथा उसी जिज्ञासा को शांत करना पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। जनचेतना तथा विश्वसनीयता समाचार के मूल तत्व हैं। विभिन्न प्रकार के समाचार खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? संपादक, संवाददाता, रीडर या प्रकाशक। तो संवाददाता कहलाता है। समाचार लेखन की बहुप्रचलित शैली कौन सी है? विवरणात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक या आलोचनात्मक। तो विवरणात्मक इनकी सबसे बहुत प्रचलित शैली मानी गई है। पत्रकारी लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? ऐतिहासिक घटना का, समसामयिक घटनाओं का, भविष्यवाणी का या निजी मत का। तो समसामयिक घटना का, जिस समय समय पे जो घटनाएं घटती रहती हैं उसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है। आंसर इसका खा है। पत्रकारी लेखन का संबंध और दायरा वास्तविक घटनाओं एवं समसामयिक समस्याओं एवं मुद्दों से होता है। वह विशाल समुदाय के लिए लिखता है और इसका संबंध तथ्यों से होता है, न कि कल्पना से। किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में जनमत
तैयार करने हेतु चलाया गया अभियान क्या कहलाता है? एनकोडिंग या एडवोकेसी या फिर वॉच डॉग या फ्रीलांस? बताइए इसमें क्या होगा? एडवोकेसी। एडवोकेसी पत्रकारिता द्वारा किसी खास मुद्दे पर जनमत को तैयार करने के लिए अभियान चलाया जाता है और इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, एडवोकेसी और पक्षधर पत्रकारिता एक ही है। किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में जनमत तैयार करने हेतु चलाया गया अभियान। तो एडवोकेसी यानी एडवोकेट जो होता है या फिर पक्षधर, दोनों बोला जाता है। कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में फीड डाटा को पाठकों की सामान्य भाषा में बदलना क्या कहलाता है? एनकोडिंग एंड डॉटिंग एंड हैविंग या एडवोकेसी? तो इसे कहते हैं एनकोडिंग। संदेश को प्राप्तकर्ता को समझ में लाने लायक बनाने वाली भाषा को कोई अन्य माध्यम एनकोडिंग कहलाता है। वेबसाइट द्वारा मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर खबर देना क्या कहलाता है? एडवोकेसी पत्रकारिता, एनकोडिंग पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता? तो वेबसाइट पर, मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट पर खबरें देना साइबर पत्रकारिता कहलाती है। इसे इंटरनेट पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता आदि के नाम से जाना जाता है। तो ये 3-4 नाम इसके लर्न कर लेना। भारत में पहला छापाखाना कब शुरू हुआ? 1554 में, 1555 में, 1556 में, 1557 में? तो 1556 में ये शुरू हुआ था। भारत का पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था। ध्यान रखना, गोवा पूछा जाए तो बताना। और छापे खाने का आविष्कार जर्मन के गुटेनबर्ग ने किया था। वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय संचार साधन रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र या फिर मोबाइल? तो टेलीविज़न सबसे ज़्यादा प्रचलित साधन माना गया है। खबर व घटना को संबंधित चित्रों के बिना संवाददाता द्वारा सूचना देना क्या कहलाता है? फोटो इन, फोन इन, ड्राई एंकर या कार्टून कोना? तो ड्राई एंकर कहलाता है, जिसमें घटना से संबंधित चित्र के बिना जब हम संवाददाता को देते हैं, ड्राई एंकर कहलाता है। खबर के दृश्य न आने पर एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। दर्शकों के आधार पर घटना की जानकारी देने वाला एंकर क्या कहलाता है? ड्राई एंकर, एंकर विजुअल, बीट एंकर या फ्लैश एंकर? तो एंकर विजुअल जो दृश्यों के साथ भेजता है, घटना को दिखाता है, वो एंकर विजुअल कहलाता है, दिखाई देने वाला। और ड्राई एंकर उसे कहते हैं जिसमें घटना के चित्र नहीं होते हैं। भारत में पहला छापाखाना कहाँ था? अभी जस्ट बताया गया था, गोवा में है ये। कागज व मुद्रण के आविष्कार के मेल से हुई क्रांति को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति, संयुक्त क्रांति या सूचना क्रांति या पेपर क्रांति? ये आपकी संयुक्त क्रांति में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो किस प्रकार का संचार है? श्रव्य, दृश्य या श्रव्य दृश्य? रेडियो सुना जाता है, इससे श्रव्य है, और टीवी में देखा जाता है इसलिए दृश्य है, और इंटरनेट आपका श्रव्य दृश्य दोनों में ही आएगा। तो रेडियो श्रव्य संचार माध्यम है, इसमें ध्वनि तरंगों के माध्यम से ही संदेश भेजे जाते हैं। यहाँ आपके ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल पत्रकारिता में, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।